इस किताब की प्रस्तावना में अकबर खान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के सैनिकों को रेडर्स नाम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आम भाषा में रेडर्स का मतलब होता है अचानक हमला करके लूटपाट करने वाला, यानी रेड करने वाला। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक रेडर वो व्यक्ति होता है जो किसी इलाके में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करता है, वहां से कुछ चुराता है और वापस अपनी जगह पर लौट जाता है, उसे रेडर कहते हैं अगर डिक्शनरी में मतलब खोजें तो। जबकि हमलावर वो होता है जो किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करता है और उस इलाके पर कब्जा कर लेता है। लेकिन नेहरू शायद इस अंतर को समझ नहीं पाए और उन्होंने कश्मीर पर हमला करने वालों को कभी भी आक्रमणकारी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा उन्हें रेडर्स कहकर पुकारा। इससे पाकिस्तान को फायदा हुआ और लंबे समय तक पाकिस्तान दुनिया के सामने यह साबित करने में सफल हो गया कि इस हमले में उसकी सेना की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि हमला करने वाले तो रेडर्स थे। अकबर खान के मुताबिक रेडर्स आधुनिक युग में युद्ध की ही एक शाखा है। एयरक्राफ्ट्स, कमांडोज, गुरेलाज, टैंक्स और यहां तक कि पनडुब्बियां भी दुश्मन पर रेड मार सकती हैं, यानी हमला करके वापस अपनी जगह पर लौट सकती हैं। लेकिन नेहरू ने हमलावर पाकिस्तानी सेना को रेडर्स की संज्ञा दी और इसका नुकसान भारतीय सेना को भी उठाना पड़ा, क्योंकि जब कश्मीर को आजाद कराने के लिए भारत की सेना कश्मीर पहुंची तो शुरू में सेना को भी लगा कि उसे पाकिस्तान से आए कुछ रेडर्स से लड़ाई लड़नी है। लेकिन हालात देखने के बाद सेना को अंदाजा हुआ कि यहां तो कबायलियों के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी सेना मौजूद है और हमें यह बताया गया था कि कुछ रेडर्स आ गए हैं। पाकिस्तान के म्यूजियम में 1947 के इसी हमले की एक तस्वीर मौजूद है जिसमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं और इस तस्वीर के नीचे लिखा है सैनिक, कबायली और डेजर्टर, यानी भगौड़े। लेकिन नेहरू ने इस युद्ध की शब्दावली को ऐसे बदला कि भारत आज भी इसका नुकसान उठा रहा है। खैर, अब वापस अकबर खान की किताब रेडर्स इन कश्मीर पर आते हैं, जिसमें लिखा है कि अकबर खान को उस समय के कश्मीर के राजा हरि सिंह के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी और उन्हें यह पता था कि राजा हरि सिंह की जो स्टेट फोर्स है उसमें सिर्फ 9,000 जवान हैं और इनमें से भी 2,000 जवान ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। पाकिस्तान को गलतफहमी थी कि हरि सिंह की स्टेट फोर्स में शामिल ये मुस्लिम जवान पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान की ऐसी ही गलतफहमियों ने उसकी सेना के अफसरों को अति उत्साह से भर दिया। इस किताब के दूसरे चैप्टर का नाम है द रीजन वाई। इसके पहले ही पन्ने पर वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने कबायलियों को कश्मीर पर हमला करने के लिए क्यों भेजा था। इसमें लिखा है उस समय भारत का आकार 46 लाख वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 568 रियासतें थीं और जहां 40 करोड़ लोग रहते थे। इन रियासतों को यह तय करना था कि वो भारत के साथ रहना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं या फिर आजाद रहना चाहती हैं। इनमें जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो भौगोलिक रूप से न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उत्तर में कश्मीर और उस समय के सोवियत संघ के बीच सिर्फ अफगानिस्तान था, जिसकी सीमाएं कश्मीर से भी लगती थी। जब से ब्रिटेन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया तभी से पाकिस्तानियों को लगता था कि कश्मीर तो उनके साथ ही जाएगा। अकबर खान तो यहां तक लिखते हैं कि पाकिस्तान की स्पेलिंग में जो के है उसका मतलब कश्मीर ही है। अकबर खान आगे लिखते हैं कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बांटा जा रहा था, इसलिए किसी को इसमें कोई शक था ही नहीं कि कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ ही जाएगा, क्योंकि वहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। उस समय कश्मीर की 75% आबादी मुसलमान थी और उस समय आकार में 2,18,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा जम्मू कश्मीर सड़क, रेल या नदियों के रास्ते भारत से जुड़ा हुआ नहीं था और भारत और कश्मीर के कोई आर्थिक संबंध भी उस समय तक नहीं थे। 47 के इस युद्ध पर भारत के इतिहासकार काशीनाथ पंडिता लिखते हैं कि पाकिस्तान इस हमले को 20 अगस्त यानी आजादी के 5 दिन बाद ही अंजाम देना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बन्नू ब्रिगेड के मेजर OS कलकत को इसकी जानकारी लग गई, जो उस समय पाकिस्तान में थे। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तानी सेना उन्हें पकड़ती, वो भागकर दिल्ली आ गए और उन्होंने इसकी जानकारी तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दे दी। लेकिन तब नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्रालय ने उनकी इस कहानी को बकवास बताते हुए खारिज कर दिया। यानी अगर नेहरू मेजर कलकत की बात पर यकीन कर लेते तो भारत की सेना को पहले ही सतर्क किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस हमले की तैयारी में जुटा रहा और सितंबर 1947 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक गोपनीय बैठक बुलाई
उसमें उस समय के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुख्यमंत्री कयूम खान भी शामिल थे। इस प्रोविंस को ही आज पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है और इसकी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं। यहां बड़ी संख्या में कबायली रहते हैं। लियाकत अली खान ने कयूम खान को कहा कि वो इन कबायलियों को इकट्ठा करें। लियाकत अली खान ने यह भी कहा कि इसके लिए पैसा उनके गोपनीय फंड से दिया जाएगा। लेकिन कश्मीर में दिलचस्पी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि उस समय ब्रिटेन समेत पश्चिमी दुनिया के कई देश भी यही चाहते थे कि कश्मीर या तो आजाद हो जाए या फिर पाकिस्तान के साथ चला जाए, क्योंकि उस समय कश्मीर की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती थीं और अफगानिस्तान की सीमाएं सोवियत संघ यानी आज के रशिया से मिलती थी। इन देशों को लगता था कि अगर कश्मीर भारत के पास रहा तो वो कश्मीर के रास्ते सोवियत संघ से लड़ नहीं पाएगा। अकबर खान अपनी किताब में बताते हैं कि कश्मीर पर हमले से कुछ समय पहले उनकी मुलाकात मुस्लिम लीग के एक नेता से हुई जिसका नाम था मियां इफ्तिखारुद्दीन। इस नेता ने अकबर खान से कहा कि वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए एक प्लान बनाए जिसे लाहौर में बैठे पाकिस्तानी नेताओं को दिखाया जा सके और उस पर मंजूरी मिल सके। लेकिन इस योजना को बनाते हुए इस बात का खास ध्यान रखा जाना था कि इसमें पाकिस्तानी सेना के या पाकिस्तानी अधिकारियों के शामिल होने की बात किसी को पता न चले। अकबर खान, जो उस समय पाकिस्तानी सेना में डायरेक्टर ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट थे, उन्हें कबायलियों के लिए हथियार जमा करने की जिम्मेदारी दी गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.